बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीज आर द मेन कंटेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने बात करनी है सिंथेसिस ऑफ बल्क मटेरियल बाय यूजिंग सोल जेल मेथड एंड सॉलिड स्टेट मेथड। तो अगर हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम जो है सैंपल बना सकते हैं, या तो हम अपना सैंपल जो है डिपॉजिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स, जो कि हमें पता है कि पीवीडी फिजिकल वेपोराइजेशन या सीवीडी के जरिए हम बना सकते हैं, या फिर हम अपना जो सैंपल है वो पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, या बल्क फॉर्म में बना सकते हैं, या उसके नैनो पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें बल्क क्रिएट करना है सैंपल का, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो उसके यहाँ पे दो मेथड्स को हमने डिस्कस करना है। पहला मेथड सोल जेल मेथड है और दूसरा सॉलिड स्टेट मेथड है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट मेथड की। ये जो है दो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स देने हमने। नॉन वोलेटाइल हमने क्यों नहीं है, क्योंकि जो वोलेटाइल होते हैं वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, और हमने यहाँ पे सॉलिड स्टेट मेथड में हीट ट्रीटमेंट से काम लेना है, तो इसीलिए हम दो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को लेते हैं और उनको रिएक्ट करवाते हैं आपस में। और हीट ट्रीटमेंट के साथ, जिस तरह ये फार्मूला दिया गया है, हीट ट्रीटमेंट के साथ हम अपना सैंपल तैयार कर लेते हैं। डिफरेंट ऑक्साइड्स जो हैं, जिस तरह सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, ये जो है इनके सैंपल्स जो है ना इसी मेथड से बनाए जाते हैं। और इन सॉलिड्स को इतना ज़्यादा जो है हीट नहीं किया जाता कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएं। तो ये पहला मेथड है। इस मेथड को जो है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो टाइमन्स थे उन्होंने ला दिया था कि आप 1/3 टेम्परेचर जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने सैंपल्स को, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना। दो हम जो है इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, और मिक्सिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनको टेम्परेचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपना जो है बल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस बल्क को जो है ये रेगुलर अगर शेप में ना हो तो उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसको साफ़ करते हैं और एक जो है सैंपल बना लेते हैं, ताकि अपने पैलेट पे लगाया जा सके और उसको माउंट किया जा सके अपनी टेस्टिंग के लिए, और एक्सआरडी के लिए वो रेडी हो सके। ये कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें उसको ग्राइंड किया जाता है और जो है हीट ट्रीटमेंट की जाती है। ये क्रूसिबल्स वगैरह हैं। आगे बात करते हैं सोल जेल मेथड की। सोल जेल मेथड जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें पहले हमारे पास सोल होता है, और उस सोल को ट्रांजिट करके उसको चेंज करके हम लोग जेल बनाते हैं। सोल में क्या होता है, उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। इस लिक्विड को जो है हम डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं और एक उसकी कंसंट्रेशन हाई कर लेते हैं, उसको जेल बना लेते हैं। उस जेल को जो है उसको हम हीट देते हैं, और हीट देने से डिहाइड्रेशन होती है, उसमें से जो पानी है वो रिमूव हो जाता है, और एंड पे हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से सैंपल इससे बनाए जा सकते हैं, जो यहाँ पे कॉर्नर में आ रहे हैं। यहाँ पे सोल की भी डेफिनेशन दी हुई है कि सोल जो है पहले जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर हम उसकी जेल बनाते हैं कंडेंस करके और ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको जेल में, और फिर हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए हम उसको जो है डिहाइड्रेटिंग मतलब उसमें से पानी निकाल लेते हैं, या पॉलीमराइजेशन के ज़रिए हम लोग अपना सैंपल तैयार कर लेते हैं। ये जो है 4 स्टेप्स दिए हुए हैं इस मेथड में कि हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम सोल टू जेल, हम अपना सोल को ट्रांसलेट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा बढ़ा के जेल में बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल ऑक्साइड साल्ट्स। ये मेटल ऑक्साइड साल्ट्स जो हैं, इन्हीं साल्ट्स को थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इस कंडेंसेशन के बाद हम उसे हीटअप करते हैं थोड़ा सा। उस हीटअप से क्या होता है, या डिहाइड्रेशन होती है और पानी उसमें से उड़ जाता है और ड्राइंग हो जाती है, और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। ये फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है कि किस तरह हम सोल से जेल तक पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं, सिंथेसिस हमने करनी है अपनी सैंपल की एवेपोरेशन के ज़रिए। तो जो एवेपोरेशन है ये पीवीडी की टेक्निक है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन है। इसमें जो है हम हीटिंग से काम लेते हैं, हम अपने सैंपल को इसमें जो है हीटअप करते हैं। हमारा जो सोर्स है, मिसाल के तौर पे अगर हम एलुमिनियम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, गोल्ड डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे सोर्सेज हैं। कोई भी चीज़ जो हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, हम उसको इतना हीटअप कर देते हैं कि वो मेल्ट हो जाता है, उसको मज़ीद हीटअप करते हैं कि वो अपनी वेपर स्टेट में चला जाता है। ये जो वेपोराइजेशन है, ये वेपोराइजेशन हम अपने सबस्ट्रेट के ऊपर जो है डिपॉजिट जब करवाते हैं, तो इस मेथड को हम कहते हैं कि हमने अपना एक मटेरियल जो है उसको पहले वेपोराइज किया, और वेपोराइज करने के बाद अपने सैंपल के ऊपर डिपॉजिट करवा लिया। तो कोई भी चीज़ आपने गोल्ड डिपॉजिट करवाना है, वो भी उसको भी वेपोराइज कराना पड़ेगा, एल्यूमिनियम कराना है उसको भी वेपोराइज कराना पड़ेगा, और यहाँ पे एंड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसके स्टेप्स क्या है कि हमें जो है ना रिड्यूस एम्बिएंट प्रेशर, हमें जो है वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। हीटिंग ऑफ द सोर्स, ज़ाहिर उसको हीट करेंगे, वेपोरेट करेंगे, तभी जाके वो एंड पे थर्ड स्टेप डिपोजिशन पे पहुंचेगा। अच्छा,
इसके बाद बात करते हैं कि ये हीटिंग किन किन मेथड से हो सकती है। हमने एवेपोरेट करना है अपने सोर्स को, वो रेजिस्टिव हीटिंग से कर लें, हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करके कर लें, या फिर कैथोड आर्क एवेपोरेशन से कर लें। हमें वो एवेपोरेशन चाहिए ताकि उसकी हम डेपोजिशन कर सकें। तो ये जो मेथड है ये पीवीडी के अंदर आते हैं और बेसिकली हीट इस्तेमाल करके हम लोग ये इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। इसमें जो तीन मेन चीज़ें हैं वो वैक्यूम सिस्टम, वर्किंग चैम्बर और इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं, जो कि जिस तरह वैक्यूम में हमें पंप्स चाहिए जो कि वैक्यूम क्रिएट करेंगे, वर्किंग चैम्बर में हमारा सैंपल पड़ा हुआ है और ये जो है डेपोजिशन का काम हो रहा होता है, और एंड पे हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिनको इस मेथड के साथ साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं स्पटरिंग की। तो स्पटरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो पॉजिटिव आयंस हैं उन पॉजिटिव आयंस को जो है मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, पहले हमने क्या था, हीट दी थी अपने सैंपल को और उस अपने सोर्स को, और उसको हीट अप करके एवेपोरेट कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे, हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं अपने सोर्स को। उसको मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू उसकी जो टॉप सरफेस है वहाँ से एटम्स को जो है इजेक्ट करवाएंगे और उन एटम्स को डिपॉजिट कर लेंगे अपने सैंपल के ऊपर। तो इसको स्पटरिंग कहते हैं। इसमें जो है ये स्पटरिंग करवाने के लिए हम जो है हैवी पॉजिटिव आयंस बेसिकली बम्बार्ड करते हैं सैंपल के ऊपर। वो पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ जो है पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं वहाँ पे। वो जो है वहाँ पे जाके जो पॉजिटिव आयन है वो बरी हो सकता है, वो उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स को चेंज कर सकता है, या फिर ये भी चांस है कि वहाँ से पूरा का पूरा टॉप सरफेस से एटम इजेक्ट हो जाए। इस एटम को हम स्पटरिंग एटम कहते हैं और यही एटम हमारे काम आता है हमारे सैंपल पे डिपॉजिट देने के लिए। तो इसमें पहले में हमने एवेपोरेशन में हीटिंग इस्तेमाल की, यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के एटम्स की, और वहाँ इनको डिपॉजिट करवा लिया। तो ये दूसरा मेथड। स्पटरिंग की टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ये स्पटरिंग आप जो है एसी स्पटरिंग से करवा सकते हैं, डीसी स्पटरिंग जो है उससे करवा सकते हैं। ये डीसी स्पटरिंग और एसी हम क्यों कह रहे हैं, हम जो पॉजिटिव आयंस मार रहे हैं उन पॉजिटिव आयंस की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पे जो हमारा टारगेट है जहाँ से हमने स्पटरिंग एटम निकालने हैं उस पर अगर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो पॉजिटिव आयंस जो है एक्सेलरेट होकर उसके ऊपर आएगा। ये जैसा कि हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड दिया हुआ है और आयंस हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने नेगेटिव सप्लाई दी हुई है, तो जो नेगेटिव सप्लाई दी है ये डीसी सप्लाई दी है, तो ये डीसी स्पटरिंग की टाइप होगी कि वहाँ पे एक्सेलरेट होके आएगा और स्पटरिंग एटम्स जो है इजेक्ट होके मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमारी डेपोजिशन की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह हम जो है एसी स्पटरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम डिफरेंट पल्सेस देते रहें ऑन ऑफ करके, कि हम जो है इसी जहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है यहाँ इसको हम रिवर्स करें और अल्टरनेट करंट देने के बाद भी हम पल्सेस की सूरत में भी ऑब्टेन कर सकते हैं हमारी डिपोजिशन। इसके बाद हम आरएफ स्पटरिंग और जो है आरएफ मैग्नेट्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट्रॉन में क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मैग्नेट्स जो है नीचे लगा देते हैं। ये मैग्नेट्स अब नॉर्थ और साउथ हमें नज़र आ रहे हैं, आगे भी साउथ और नॉर्थ नज़र आ रहे हैं। अगर एक एटम यहाँ से इजेक्ट होगा और उसके ऊपर कोई चार्ज है तो आगे ये जो मैग्नेट्स हैं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो फ्लाई करे। अब नॉर्थ में अगर कोई एटम जो है उसके ऊपर मैकेनिकल एनर्जी लगी है और वो एटम छोड़ना चाह रहा है, तो ये जो अगला साउथ है ये और उसको जो है हेल्प आउट करेगा कि वो वहाँ से फ्लाई कर जाए। इसी तरह अगला नॉर्थ है, अगर इस साउथ के ऊपर से कोई एटम फ्लाई करता है तो अगला जो नॉर्थ है उसको अट्रैक्ट करके उसको फ्लाई करवाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह मैग्नेट्स लगा के, हैवी मैग्नेट्स लगा के भी हम अपने एटम्स को स्पटर करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं सबस्ट्रेट क्लीनिंग की। तो सबस्ट्रेट जो है हमारा वो बेसिकली हम डिपेंड करता है कि किस तरह की कंटेमिनेशन है, किस तरह हमारा जो है सबस्ट्रेट गंदा हो चुका है। तो क्लासेस ऑफ कंटेमिनेशन ये हैं कि उसमें मेटल्स फंस गए हैं, उसमें ऑर्गेनिक्स जो हैं आ गए हैं, डोपिंग हो गई है, या नेटिव ऑक्साइड उसमें आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, केमिकल वेट से, फिजिकल वेट से या ड्राई क्लीनिंग से सबस्ट्रेट की क्लीनिंग कर लेते हैं। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम जो है अपने उस सैंपल को जो है अल्ट्रासोनिक से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, साउंड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस एनर्जी से जो है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। इसको 15 मिनट के लिए अल्ट्रासोनिक का इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर इसको डिप करते हैं एसीटोन में, तो और भी जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती हैं। फिर आईपीए से, अल्कोहल से उसको क्लीन अप करते हैं। फिर इस आईपीए को क्लीन करने के लिए हम नाइट्रोजन गन यूज़ करते हैं क्योंकि ये 99.99% प्योर है। सिर्फ आईपीए से भी अगर हमने क्लीन किया और ऐसे ही एक्सपोज टू एयर कर दे तो उसके ऊपर स्कार्स बन जाते हैं। तो इसीलिए स्कार से बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गन से इसको प्योर कर लेते हैं। तो ये क्लीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट है। आगे बात करते हैं डिज़ाइन और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वीएसएम। ये जो वीएसएम है
इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखने के लिए ये डायग्राम देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो किस तरह का मैग्नेटिज्म को फॉलो कर रहा है, वो डायमैग्नेट है, वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, वो चेक करने के लिए इस सैंपल को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो है एक्सपोज करते हैं। ये जो असम्बली है, इस असम्बली में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जो हम अपना मैग्नेट इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लोअर करते हैं, इसमें डिप करते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो हमारे सैंपल की है और एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की है। तो जो डिफरेंस आता है, इन डिफरेंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस है हमारे सैंपल का और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से अलग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। हम बताया चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ है, इसी ईएमएफ को हम कैलकुलेट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन से हम बताते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, या फेरोमैग्नेटिक है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है कि फैराडे लॉ से चेंज इन ईएमएफ प्रोड्यूसेस चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। इससे हम जो है इसके वर्किंग प्रिंसिपल से पता लगा लेते हैं कि मैग्नेटिज्म की कौन सी टाइप को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो उसमें पर्पस लिखा हुआ है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं और ये इसका फार्मूला है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद इसके जो है यूजेस हैं कि हम किस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, किस तरह हम कोई भी सैंपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और देखेंगे कि वो फ्लक्स के साथ कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैटेगराइज कर लेंगे। ये डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमने उसको ऑन करना है, माउंट सैंपल को माउंट करना है, फिर डिप करना है और फिर जो है हमने ऑप्टिमाइजेशन करके उसकी कैलिब्रेशन और वो जो करंट है उसके ग्राफ्स को चेक कर लेना है कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं थिकनेस मेजरमेंट ऑफ थिन फिल्म्स बाय यूजिंग एलिप्सोमेट्री। इसमें हमें जो है पोलराइजेशन हेल्प करती है। पोलराइजेशन हमें किस तरह हेल्प करती है कि पोलराइजेशन हमें इस तरह हेल्प करती है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे सैंपल के ऊपर। तो वो जो सैंपल है उसके ऊपर एक इंसिडेंट रे होती है और एक उस सैंपल से जो है रिफ्रैक्ट होके मिलती है, ये दो रेज आ जाती हैं। अब ये जो हमारी लाइट है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है हमारे सैंपल के ऊपर, वो जो है इन तीन चीज़ से तीन तरह की पोलराइजेशन को फॉलो कर सकती है। अगर तो उसका फेज डिले जो है, एक बीम आई है और दूसरी बीम उसके ऊपर इंटरेक्ट करवाई हमने, उनका अगर फेज डिले जो है 0 है तो वो लीनियर पोलराइजेशन देगा। अगर उनका जो फेज डिले है वो 90 डिग्री है तो वो सर्कुलर पोलराइजेशन देगा। और अगर उनका फेज डिले जो है वो ना 90 डिग्री है बल्कि ऑड में है तो उसको जो है एलिप्टिकल पोलराइजेशन कहते हैं। ये जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन हमें हेल्प करती है यहाँ पे कि हम किस तरह चेंज इन पोलराइजेशन को मेजर करते हैं और किस तरह थिकनेस की मेजरमेंट तक पहुँचते हैं। तो किस तरह हमें ये एलिप्टिकल पोलराइजेशन हेल्प करती है वो आगे देखते हैं। ये दोबारा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह चेंज इन फेस जो है टाइप ऑफ पोलराइजेशन तक पहुँचते हैं हम। आगे बात करते हैं इस तरह के सेटअप में जो है सबसे पहले लाइट सोर्स आ रही होती है। लाइट सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जो है मुश्तमिल है। तो उसको जो है जैसे ही वो सैंपल पे लगती है तो इस सैंपल में पे लगने के बाद हमने बताया कि वो जो फेज़ है वो डिसाइड करता है कि फेज़ जो है वो आउट ऑफ फेज़ है या इन फेज़ है। तो वो फेज़ डिसाइड करता है कि पोलराइजेशन कौन सी है। तो हम जिस पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन है। तो वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन के बाद यहाँ पे रोटेटिंग एनालाइजर्स लगे होते हैं। ये लाइट पोलराइज होने के बाद एनालाइजर्स पे जाती है और एनालाइजर्स से थ्रू होके हमारे डिटेक्टर तक पहुँचती है। यहाँ दो ऐसी कंपोनेंट्स जिनकी वजह से हम जो है अपना डाटा कलेक्ट करते हैं वो दो चीज़ें हैं। एक वो ये वैल्यू ऑफ साई है और दूसरी वैल्यू ऑफ डेल्टा है। ये जो डेल्टा है ये हमें फेज चेंज बताता है कि कितना फेज डिफरेंस है इंसिडेंट का और ये जो रिफ्रैक्ट हुई है लाइट इनका कितना फेज चेंज है, ये डेल्टा से पता लगता है हमें। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू गिवन है। और दूसरी जो चीज़ है वो है साई। साई क्या चीज़ है? साई जो है ये मैग्नीट्यूड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियोज का। ये इस फार्मूला से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे हमें एक पोलराइजेशन फाइंड करने के लिए एक साई दिया गया है और दूसरा डेल्टा दिया गया है। तो ये जो रोटेटिंग एनालाइजर है ये हमें इस तरह हेल्प करता है कि ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रहा है। अब एक रे यहाँ से हमारे सैंपल पे फॉल करती है और आगे डिफ्लेक्ट करती है और आगे एनालाइजर रोटेट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ से हम लोग थिकनेस चेक कर रहे हैं ये हर दफ़ा जो पोलराइजेशन का एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है।
ये साए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये हमारा एनालाइजर भी रोटेट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ से हम थिकनेस मेजर कर रहे हैं, हर दफ़ा एक नए पोलराइजेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो कि यहाँ पे इस फार्मूले से निकल रही है। तो जब हम इस पोलराइजेशन का डाटा प्लॉट करते हैं, तो हम उस पूरे एरिया की जगह जगह पे डिफरेंट एरियाज में जो भी थिकनेस है उसको मेजर करने में जो है कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो का और जो है फेज एंगल और रोटेटिंग एनालाइजर, ये हमें हेल्प करते हैं पोलराइजेशन चेंज मेजर करने में। और चेंज इन पोलराइजेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जगह जगह कोई भी सैंपल की जो थिकनेस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है रफनेस को भी, ये थिकनेस भी कैलकुलेट कर लेता है, और इंतहाई सेंसिटिव होता है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली जो है डिफरेंट पोलराइजेशन की वैल्यूज दे रहा होता है। तो हर छोटी सी भी सेंसिबिलिटी जो उसकी थिकनेस में आती है उसको ये कैलकुलेट कर लेता है इस सारे सेटअप की वजह से।